दिल्ली पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। सीटों के बंटवारे को लेकर आज आरएलडी प्रमुख से मंथन होगा। लगभग सीटों पर दोनों नेताओं की सहमति बन चुकी है। महज कुछ सीटों पर आज और भी ज्यादा सहमति बन जाएगी। तो आज अखिलेश यादव पहुंचे हैं राजधानी। लगभग सारी ही सीटों पर बन चुकी है सहमति, लेकिन कुछ और सीटें ऐसी हैं जहां पर कंफ्यूजन है। अभी उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। तो दिल्ली पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच गए हैं। आज वो बातचीत करेंगे, जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे और बाकी की सीटों को लेकर भी बातें फाइनल करेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से सपा के प्रत्याशी लड़ेंगे और कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां से आरएलडी के प्रत्याशी लड़ेंगे। तो वही न्यूज़ वन इंडिया पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक्सक्लूसिवली हम आपको बताते हैं। आज आरएलडी कर सकती है गठबंधन की सीटों की घोषणा। अखिलेश और जयंत के बीच 38 सीटों पर सहमति बनी है। मुजफ्फरनगर में चरथावल छोड़कर सभी सीटें आरएलडी के खाते में हैं। मीरापुर में आरएलडी के सिंबल पर सपा के प्रत्याशी लड़ेंगे। मेरठ में सिवाल, खास और कैंट सीट आरएलडी को मिली है। बागपत में 3 और बिजनौर में रालोद को 2 सीटें। बिजनौर की सदर और नूरपुर सीट भी आरएलडी के पास है। बुलंदशहर में भी 4 सीटों पर आरएलडी के कैंडिडेट लड़ेंगे। शिकारपुर, अनूपशहर से स्याना सीट आरएलडी को मिली है और बुलंदशहर की जो सदर सीट है वो भी आरएलडी को ही मिली है और वहां से आरएलडी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मथुरा में भी 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। मुरादाबाद की 3 सीटों पर फाइनल डिस्कशन जारी है। मुरादाबाद की नौगांव सीट पर नहीं हुआ कोई फैसला। हापुड़ की गढ़ सीट के लिए कैंडिडेट पर चर्चा जारी है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया पर। जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला आपको दिखा रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। 38 सीटों पर बात बनी है आरएलडी की और समाजवादी पार्टी की। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि अभी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कंफ्यूजन है, जिसको लेकर आज चर्चा फाइनल हो जाएगी। अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने हाथ तो मिला लिया था, लेकिन मन में सवाल यह था कि आखिर कितनी सीटों को लेकर बात बनी है, कितनी सीटों पर सहमति बनी है, जिसको लेकर सूत्रों के हवाले से हमें यह जानकारी मिली है कि 38 सीट पर बात बनी है। अब आगे ऐसी वो कौन सी सीटें हैं अश्विनी जिस पर लगातार कंफ्यूजन बरकरार है, जिसके लिए अखिलेश यादव दिल्ली आए हैं? बिल्कुल, आज से अगर ठीक देखें तो 30 दिन का समय बचा हुआ है। चुनाव जो पहली वोटिंग होती है उसको लेकर के निश्चित तौर पर गठबंधन तो समाजवादी पार्टी ने कई लोगों से किया, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो या संजय सिंह हो, तमाम लोगों से गठबंधन किया। लेकिन अभी तक जो सीटों का फार्मूला होता है कि कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि आज जो अखिलेश यादव हैं दिल्ली में रहेंगे, जयंत चौधरी भी दिल्ली में रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस तरह से सीटों को बंटवारा हो, कौन कौन सीटें समाजवादी पार्टी के पास रहेंगी और कौन कौन सीटें जो हैं आरएलडी के पास रहेगी, इसकी अंतिम मोहर लगेगी। निश्चित तौर पर कुछ सीटें हैं जिनको लेकर के पेच फंसा हुआ, जैसे अनूपशहर है बुलंदशहर की, उसको लेकर के थोड़ा पेच फंसा हुआ। स्याना जो विधानसभा सीट है उसको लेकर के पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाह रही है कि हमें सीट मिले निश्चित तौर पर। लेकिन जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी चाह रही है कि उसके खाते में सीट आए। इसके अलावा जहां पर जाट बाहुल्य ज्यादा है वहां पर वो आरएलडी चाह रही है वो उनके खाते में रहे। निश्चित तौर पर इसी फार्मूले को लेकर आज दोनों बड़े नेता जो अपनी पार्टी के हैं वो बैठेंगे और अंतिम मोहर लगाएंगे। निश्चित तौर पर जो पिछले दिनों लगातार देखा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर के बीच में होता है कि जो 40 सीटें चाहिए या 32 सीटें चाहिए, लेकिन जो अंतिम जो सूत्रों के हवाले से न्यूज़ इंडिया के पास खबर है 38 सीटों पर मोहर लग चुकी है। अंतिम 38 सीटों पर सहमति बन चुकी है। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं आरएलडी की भूमिका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बढ़ गई, क्योंकि आरएलडी और जयंत चौधरी ने बड़ी बेबाकी के साथ किसानों के साथ दिया, वहां पर मौजूद रहे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं जो आरएलडी एक तरीके से धरातल पे थी उसको खड़ा करने का काम किया। निश्चित तौर पर अब समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं आरएलडी के सहारे ही सत्ता के गलियारे जो हैं, जो सत्ता की कुर्सी है उस पर काबिज होना चाहती है, जिसको लेकर के आज जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी अंतिम मोहर लगाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि कई सारी ऐसी सीटें भी हैं जिस पर आरएलडी के चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे चुनाव। वो कौन सी सीटें हो सकती हैं?
बिल्कुल, अभी तक उन सीटों का बंटवारा जो डिक्लेयर नहीं की गई कौन सीटें होंगी, लेकिन ये जो फार्मूला सूत्रों के हवाले से खबर से है कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर आरएलडी के प्रत्याशी लड़ सकते हैं। वहीं अगर जहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर आरएलडी प्रत्याशी खुद उतारेगी। इसी फार्मूले को लेकर के दोनों नेता आज बैठेंगे और जो अंतिम जो प्रयास होगा, अंतिम मोहर होगी, वो दोनों नेता बैठ के आज लगाएंगे। जी अश्विनी, चुनाव में उम्मीदवार का सही चयन कितना ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, इस बार एक नई चीज देखने को मिली कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है अपने जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद ये कहा है कि जो भी उम्मीदवार होंगे वो पहले बताएंगे कि उनके पर कोई मुकदमे कितने, आपराधिक जो इतिहास क्या है, साथ ही साथ जो पार्टियां हैं वो भी बताएंगे। बाकायदा जो वेबसाइट होगी उस पर डालना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया बताना होगा और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं वहां पर दिखाना होगा। 3 जगह दिखाना होगा 3 बार कि उनके मुकदमे हैं उन पर और किस मामले में है। साथ ही साथ पार्टी को यह बताना होगा कि आखिर आपराधिक मुकदमे होने के बाद भी प्रत्याशी क्यों बनाया गया, क्या फायदा उससे हो सकता है, क्या चीजें। निश्चित तौर पर एक काफी अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया जिस तरह से तमाम अपराधी जो थे जेल के अंदर से चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। ऐसे में तमाम जो लोग थे, जनता थी, भ्रमित रहती थी कि आखिर वोट देना है कि नहीं देना है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने नई गाइडलाइन जारी की जिसके तहत आपको बताना ही पड़ेगा कि आप पर जो आपराधिक मुकदमे हैं वो किस मामले में है, क्यों हुए। पार्टी को बताना होगा कि आखिर उससे उस अपराधी छवि का व्यक्ति है उससे फायदा क्या होने वाला। निश्चित तौर पर पारदर्शिता की जो सीढ़ी चढ़ने की कोशिश की जा रही थी उसका ये अगला कदम है, जिससे कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक पारदर्शी जो चीजें सामने आएंगी। अभी पिछले दिनों देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी में तमाम जो अधिकारी थे जो सेवाओं में रहे वो लोग पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। निश्चित तौर पर समाज में अगर जनता के बीच जाए तो साफ तौर पर उनका कहना होता है कि उन अपराधियों से ठीक तो ये पढ़े लिखे लोग हैं जो अधिकारी रहे, जिन्होंने प्रदेश की सेवा की है, जनता की सेवा की, और अब वो राजनीति में आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जनता भी चाहती है कि पढ़े लिखे लोग आए राजनीति में, समझदार लोग आए और अपराधी प्रवृत्ति के लोग कम से कम आए। जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें अश्विनी, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हालांकि एक बहुत बड़ी चुनौती है सारे ही राजनीतिक दल के लिए। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के लिए तो और भी ज्यादा बड़ी चुनौती है, क्योंकि नाराजगी कुछ समय पहले देखा गया है और जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। तो ऐसे में क्या उम्मीद जताया जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जितने सीट होंगे वो जयंत चौधरी के ही पाले में जाएंगे? बिल्कुल, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से बात करें, तमाम ऐसे लोग मिलते तो उनका कहना है कि जयंत चौधरी जो हैं अपने बाबा हैं, जो उनकी पूरी परपाटी पर चलते हैं, उनकी उन्हीं तरीके से काम करते हैं, उनका काम करने का तरीका भी वही है और समाज में जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें खो गई थी, आरएलडी ने खो दी थी, वो एक बार फिर वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछले अगर 1 साल की बात करें, किसान आंदोलन इतना हावी था पूरी सभी राजनीतिक दलों के लिए, चाहे सत्ता दल हो या विपक्ष हो, सबके लिए वहाँ अपनी पैठ बनाना, मजबूत करना बड़ी चुनौती थी। क्योंकि देखा जा रहा था कि जहाँ भाजपा से नाराजगी लोगों की थी वहीं समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा कोई खुश नहीं था। निश्चित तौर पर ऐसे में आरएलडी एक विकल्प था। आरएलडी जो ना तो पहले भी वहाँ पर अपना अच्छा वर्चस्व रखती थी, हालांकि 2014, 19 और 17 ये 3 चुनाव ऐसे रहे जो आरएलडी के लिए वहाँ अच्छे नहीं। जयंत चौधरी को भी चुनाव का हार का सामना करना पड़ा, उनके पिता अजीत सिंह चौधरी को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार वहाँ की गणित कुछ और है। इस बार जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, जिसके जहां जब देखा गया था मुस्लिम और जाट अलग अलग कोने में चले गए थे, पहले वो एक साथ मिलकर वोटिंग करते थे, लेकिन जो 2014 से पहले दंगे के बाद वो लोग अलग अलग हो गए। निश्चित तौर पर वो एक बार फिर साथ में आने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले में आज फिर से सुनवाई होगी। सुरक्षा में चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सीजेआई एनवी रमना की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को आदेश दिया था, रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। लॉयर्स वॉइस संगठन ने कोर्ट में दायर की थी याचिका। 5 जनवरी को पीएम मोदी का पंजाब दौरा रद्द हुआ था। पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका था। तो 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला रुका था। रजिस्ट्रार जनरल को रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया है और इस पूरे मामले में आज एक बार फिर से सुनवाई होगी। पिछली बार जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर कोर्ट गंभीर है और ऐसे में जांच बहुत तेजी से होनी चाहिए।
जिसके बाद उस दिन जो भी फैसला लिया गया उसे सुरक्षित रखा गया है और आज भी एक बार फिर इस मामले में सुनवाई होगी और जो भी फैसला आएगा कोर्ट की तरफ से उसको धरातल पर रखा जाएगा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में सियासत अपने चरम पर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इसके पहले कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों से ही कहा था कि वे पीएम के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए उनके द्वारा गठित समितियों को सोमवार तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ताजा बयान से बीजेपी हमलावर है। चरणजीत ने तंज कसते हुए कहा था कि अगर पीएम की सुरक्षा में चूक का पहले ही पता रहता और खतरा है ऐसा पहले ही जानकारी रहती तो वो महामृत्युंजय का पाठ करा देते। देखिए रिपोर्ट। पंजाब में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री से पूछा है कि आखिर उनकी सुरक्षा को खतरा था क्या। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चन्नी ने कहा कि मैं कहते कहते भी थक गया हूं कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था। प्रधानमंत्री जी, मैं महामृत्युंजय का पाठ करा देता हूँ, कहाँ थ्रेट था। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था। प्रधानमंत्री जी, मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ थ्रेट था। 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है। आईबी है, एसपीजी है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं। क्या खतरा हो सकता है उनको। वो वल्लभ भाई पटेल जी का कोड मैंने किया था कि जिसको अपनी जिंदगी का ही खतरा हो हर समय, उसको बड़ी जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए। वहीं इसके पहले भी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट के जरिए इस मामले को और हवा दी थी, जब चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक कथन ट्वीट कर बिना नाम लिए पीएम मोदी पर तंज कसा। सीएम चन्नी ने ट्वीट में सरदार पटेल को कोट करते हुए लिखा, जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो उसे भारत जैसे देश की बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी आरोप लगा चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की जान के खतरे की नौटंकी का उद्देश्य राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराने का है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बयानों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने ट्वीट किया, देश के पीएम की सुरक्षा में चूक राष्ट्र के खिलाफ साजिश है। परंतु चन्नी सरकार ने पहले तो 18 घंटे तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर हुआ तो अज्ञात कैसे। जिसके साथ पुलिस चाय पी रही थी वही लोग अज्ञात हो गए। क्या पीएम की सुरक्षा में चूक की कीमत केवल 200 रुपए का जुर्माना है। वहीं संबित पात्रा ने चरणजीत सिंह चन्नी के कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा को पीएम सुरक्षा मामले में ब्रीफ करने पर ट्वीट कर निशाना साधा। लिखा, एक सिटिंग सीएम ने प्रियंका गांधी वाड्रा को क्यों सुरक्षा के मामले पर ब्रीफ किया। प्रियंका गांधी किसी संवैधानिक पोस्ट पर हैं। चन्नी साहब को कहना चाहिए, काम हो गया सी, आपने जो बोला था वो हो गया। आपको बता दें, चुनावी राज्य पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था, जहां से उन्हें गुजरना था। इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे। घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए। वह न तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और न ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। फिलहाल जांच के बाद पूरे मामले का सच सामने आएगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले की अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार दोनों से कहा था कि वे पीएम की सुरक्षा के उल्लंघन की जांच के लिए उनके द्वारा गठित समितियों को सोमवार तक कोई कार्रवाई न करने का आदेश दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो सुना आपने आखिर क्या कुछ कहना था चरणजीत चन्नी का, लेकिन इन सब के बीच अब बीजेपी जो है वो हमलावर होती नजर आ रही है इस पूरे मामले पर। हालांकि अब पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर आज कोर्ट में वापस से सुनवाई होनी है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा ये जानने के लिए। हमारे साथ ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्रजेश जी, आज मामले में सुनवाई होगी कोर्ट में दोबारा से, इससे पहले भी सुनवाई हुई थी, तस्वीरें और भी ज्यादा साफ हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस तरीके के बयान चरणजीत चन्नी दे क्यों रहे हैं, कहां जा रहा है ये पूरा मामला।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम की सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस के दो प्रधानमंत्री जो है इसी सुरक्षा की खामी की वजह से, सुरक्षा में लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं। ऐसे में कम से कम कांग्रेस को तो इसकी संजीदगी को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री का अपना एक सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को वायलेट किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि सुरक्षा में सेंध हुई है, सुरक्षा में लापरवाही हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है गेंद। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक, यानी आज तक जो है जो राज्य और केंद्र सरकार की जो जांच कमेटियां थी उनको जांच करने से रोक दिया था। उन्होंने कहा था कि सोमवार तक आप कोई भी जांच नहीं करेंगे, और जो पंजाब हाई कोर्ट के जो है रजिस्ट्रार जनरल थे उनसे सभी पत्रावलियों को जो है अपने कस्टडी में रखने का कहा गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जो है वो पत्रावलियां सौंपी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट उसमें कंसीडर करने के बाद फिर आगे का जो ऑर्डर होगा वो करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो याचिकाकर्ता मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा अब बेहद ही संवेदनशील मसला है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये संवेदनशील मसला और इस पर हम संजीदगी के साथ जो है इस पर विचार करेंगे। तो आज अब देखना होगा कि दोनों केंद्र और राज्य के जो वकील होंगे वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे, और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट जो तमाम पत्रावलियां थी प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ी हुई उनका अध्ययन करने के बाद अब देखना यह होगा कि अगला ऑर्डर क्या करती है। क्या कोई जो है डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो मजिस्ट्रेटल जांच के लिए, न्यायिक जांच की जो जुडिशियल इंक्वायरी की बात की जा रही है, क्या इसको लेकर कोई सहमति जताती है? वो तमाम पहलू हैं जिसको देखना होगा। और ये भी कर सकती है कि जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन थी जो है केंद्र और राज्य सरकार की, उसको भी जो है अपने अंडरटेकिंग ले सकती है और उसको लेकर के भी जो है आगे कोई आदेश दे सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ब्रजेश जी। देश में ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर 4033 हो गए हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान में ओमिक्रॉन के ज्यादा केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 1216 मामले आए हैं। ओमिक्रॉन के 4033 में से 1500 से भी ज्यादा मरीज अब रिकवर हो गए हैं। तो राहत की बात है कि 4000 जो मामले सामने आए उनमें से 1500 से भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो रिकवर हो चुके हैं महाराष्ट्र में। लेकिन कोरोना ब्लास्ट है, ओमिक्रॉन के भी केसेस लगातार सामने आए हैं। 1216 ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तो लगातार जो कहर है कोरोना का वो बरकरार है। कोरोना के कहर के बीच आज से आपको बता दें कि प्रिकॉशन डोज लगेगी। टीके की एहतियाती खुराक देने के लिए तैयारियां पूरी हैं। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को बूस्टर डोज लगेगी। 60 वर्ष से ज्यादा उम्र वालों को भी एहतियाती खुराक लगेगी। बूस्टर डोज के पात्र लोगों को भेजे गए हैं रिमाइंडर मैसेज। तो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको आज बूस्टर डोज लगेगी। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 7695 नए मरीज सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 25,000 से भी ज्यादा मामले हैं। यूपी में 24 घंटे में कोविड से 253 लोग रिकवर हो चुके हैं। यूपी में 24 घंटे में 2,22,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां केसेस लगातार आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि लगातार टेस्टिंग का काम भी जारी है। टेस्ट किया जा रहा है कोरोना का, लोग टेस्ट करवा रहे हैं। हल्के से भी लक्षण मिलने पर फौरन टेस्ट कराना ही सावधानी है, और सावधानी ही एकमात्र विकल्प है कोरोना से बचने के लिए और ओमिक्रॉन से बचने के लिए। तो कोरोना के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं और कोरोना की वजह से आपको बता दें कि राज्यों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की बात जो है वो सरकार कह चुकी है। हमारे साथ अश्विनी द्विवेदी, हम संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं, और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे एसोसिएट एडिटर हमारे साथ देहरादून से जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले अश्विनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, ऐसे में क्या अभी तैयारियां हैं? आज से बूस्टर डोज देनी शुरू होंगी?
बिल्कुल उत्तर प्रदेश में आज से बूस्टर डोज देने का काम शुरू होगा। निश्चित तौर पर इसमें लमसम 2,38,000 लोग हैं जिनको ये बूस्टर डोज लगाया जाएगा सिर्फ लखनऊ में। निश्चित तौर पर जो अगर बात करें बूस्टर डोज, तो जिन लोगों को 9 माह या 39 सप्ताह से ज़्यादा का समय हो गया उन्हीं को बूस्टर डोज लगेगा और इस दौरान कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। आप सीधे जो केंद्र बनाएंगे वहाँ पर जा कर के बूस्टर डोज ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है, इसमें आपने जो भी वैक्सीन ली होगी, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, आप वही लेंगे। तमाम गाइडलाइन भी बनाई गई हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस तरह से देखा गया आगे आने वाले समय में चुनाव भी है, तो ऐसे में जो कोविड योद्धा हैं, जो मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ है, उसको साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोग हैं उनको, और 60 साल से उम्र जो जिनकी ज़्यादा उम्र है उनको बूस्टर डोज देने का काम आज से शुरू होगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि बूस्टर डोज से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और जो कोविड का संक्रमण बढ़ रहा है उसमें फायदा होगा। निश्चित तौर पर अभी उत्तर प्रदेश की जो हालत है वो 25,900 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। वहीं एक दिन में पिछले 24 घंटे में जो 7,000 से ज़्यादा नए केसेस आए, ये पिछले 5 दिनों की बात करें, 5 दिनों में लगभग 20,000 के लगभग में केस उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं। निश्चित तौर पर सबसे बेहतर एक चीज़ अभी तक ये है कि जो मौतों का आंकड़ा है उतना भयावह नहीं, हालांकि 4 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई, लेकिन फिर भी अभी स्थिति कंट्रोल में है। और दूसरी ओर जो ये बात है कि जो जिन संक्रमित हो रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों पर ही ठीक हो जा रहे हैं, उनको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही, ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ रही। ये एक बेहतर बात है जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए, स्वास्थ्य महकमे के लिए, आम जनता के लिए राहत भरी होगी। लेकिन सबके बावजूद भी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करने का लगातार निर्देश दिया जाता है। जो पुलिस महकमा हो, चाहे और अन्य लोग हों, उनसे कहा जाता है कि प्रोटोकॉल का पालन कराएं, लेकिन ये चीजें भी दिखाई नहीं पड़ रही। जी ठीक है, ब्रजेश श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश जी, आज से बूस्टर डोज जो है वो शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य कर्मियों को देनी, ऐसे में क्या तैयारियां हैं देहरादून में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि चुनाव नजदीक है, अब चुनाव नजदीक या चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में अब जो चुनावी ड्यूटियां लगाई जाएंगी उसमें तमाम सुरक्षा कर्मी हैं, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर हैं, बहुत सारे एम्प्लॉई हैं, वो सभी लोगों को चुनाव में जो है चूंकि शामिल होना है। ऐसे में उससे पहले अब ये बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है। जिन लोगों ने अपनी 2 डोज लगवा ली है उसके बाद जो है वो चुनावी ड्यूटी या फिर जो है दूसरे उसमें अगर स्वास्थ्य कर्मी हैं या फिर पुलिस कर्मी हैं तो उन्हें सड़कों पर ड्यूटी करनी है, उन्हें बाकायदा जो है हर समय खतरा झेलना है। इसको लेकर के अब बूस्टर डोज की शुरुआत हुई है। तो आज से यहाँ पर कई सेंटर ऐसे हैं जहां पर आपको बूस्टर डोज लगवानी होगी और बूस्टर डोज लगवाते समय आपको इस बात का जो है ख्याल रखना होगा कि केवल आपको अपने आधार कार्ड का नंबर या अपना मोबाइल नंबर बताना है, तो वहीं से पता चल जाएगा कि आपको अब तक इसमें कितनी डोज लगी है और अब आपको बूस्टर डोज की जरूरत है या नहीं है। तो आपको केवल अपना ऑफिशियल कंफर्मेशन देना होगा कि आप किस तरीके से फ्रंटलाइन वर्कर हैं। 60 साल से उम्र के जो ज्यादा के लोग हैं उनके लिए केवल उनकी उम्र का ही जो आधार होगा वही पर्याप्त होगा, उसी के आधार पर उनको जो है बूस्टर डोज लगेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जिस तेजी के साथ कोविड के केसेस बढ़े हैं, देहरादून में अकेले कल 1,000 से ज्यादा केसेस आए जो है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगातार उत्तराखंड में तेजी के साथ बढ़ रहा है कोरोना का मामला। ऐसे में अब ये बूस्टर डोज लोगों को कुछ राहत जरूर देगी और खास करके फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए जो जान जोखिम में डालकर दिन रात ड्यूटियां कर रहे हैं उनके लिए ये बेहतर उपाय है। अब बूस्टर डोज बहुत जरूरी भी है क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और चुनाव आयोग ने कहा कि जितने भी लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, सुरक्षा कर्मी पोलिंग बूथ्स पर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बूस्टर डोज। इन सब के बीच 1500 केस क्योंकि ब्रजेश जी उत्तराखंड में निकले हैं, 1500 तक आंकड़ा पहुंच गया है। हालात धीरे धीरे चिंताजनक हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में तेजी के साथ कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं। अभी चूंकि इस वक्त उत्तराखंड के तमाम इलाकों में बर्फबारी भी हो रही है, वो फिर चाहे कुमायूं की बात करें या उत्तरकाशी की बात करें, गढ़वाल के क्षेत्र की बात करें, तमाम जगह पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसको लेकर के बाहर से सैलानी भी आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी खतरे की बात यह है कि अभी औली में 27 जो रोपवे कर्मी हैं वो इन्फेक्टेड मिले हैं। अब आप सोचिए कि किस तरीके से स्थितियां हैं। ऋषिकेश में 20 जो सैलानी आए थे वो इन्फेक्टेड मिले हैं, हरिद्वार में इन्फेक्टेड मिले हैं। तो बाहर से आने वाले जो पर्यटक है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो कोविड इन्फेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके में जहां जहां सैलानी ज्यादा आ रहे हैं, जहां पर्यटकों की तादाद तेजी के साथ बढ़ रही है,
वहां पर कोरोना का खतरा तेजी के साथ बढ़ा है। अकेले देहरादून में अगर बात करें तो देहरादून में कल जो है 600 से 505 मामले कुल मिलाकर के सामने आए हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो हर उस जगह पर जहां पर सैलानी ज्यादा आ रहे हैं वहां पर केसेस बढ़े हैं। हरिद्वार में केसेस बढ़े हैं, नैनीताल में केसेस बढ़े हैं, पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा में केसेस बढ़े हैं। और इससे बचने का एकमात्र विकल्प सावधानी ही है। बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। अश्विनी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी